हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ का क्लास पार्ट 7 है, इट मीन्स क्लास 7 है। और राइट फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के 6 पार्ट्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन सीरीज़ के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं और राइट कैसे, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्लास 7 है फ्रेंड्स, और ये जितनी भी हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है IAT एस्पिरेंट्स के लिए, PRT स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए। और राइट फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नेम अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास 7। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स इज करेक्टराइज बाय, मतलब कि ADHD जिसे आप लोग जानते हैं, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी दे देते हैं, कभी सिंपली लिख के दे देंगे आपको ADHD। ऑल राइट, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की विशेषता है, आपको इसकी विशेषता बतानी है। ऑल राइट, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, यस ADHD में अगर बच्चा हाइपर एक्टिव ही है, ADHD देखिए अटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव है, तो कंसंट्रेशन बच्चे का कैसे लगेगा। कंसंट्रेशन होने के लिए बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो नॉर्मल होना चाहिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इनएबिलिटी टू पे अटेंशन। जी हाँ, जब अटेंशन ही डिफिसिट है, हमारे जब पहले के 2 वर्ड कह रहे हैं, अटेंशन ही नहीं है, ध्यान देने में असमर्थ होगा बच्चा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। यस फ्रेंड्स, सोशल रिलेशनशिप भी उन्हें बनाने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उनकी कंडीशन की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक संबंध बनाए रखने में कठिनाई, जी हाँ कठिनाई होती है बिकॉज ऑफ देयर नेचर, हाइपर एक्टिव नेचर की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे ही जो हमारी विशेषताएं थी एक ADHD बच्चे में देखने के लिए हमें मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डैमेज कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द नर्व ऑफ हियरिंग, इन विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। देखिए जी, नर्व लिखा आ गया, नर्व का मतलब क्या है, सुनने की नस। नर्व का मतलब क्या है, सुनने की नस को भी नुकसान हो सकता है। यह किस प्रकार का श्रवण दोष है, HI वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था मैंने आपको विथ पिक्चर एज वेल। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था जो नर्व होती है ये सबसे हमारे इनर पार्ट में होती है, सबसे अंदरूनी भाग किसका, कान का, वहाँ पर ये नस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर आपकी ये नस में कोई दिक्कत है, नुकसान हो गया है, तो इसको आप किस तरीके का हियरिंग लॉस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, प्रवाहकीय सुनवाई हानि, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, संवेदी तंत्रिका सुनवाई हानि, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मिश्रित सुनवाई हानि, या नन ऑफ द अबव। देखिए जी, मैंने आप लोगों को बताया था सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, न्यूरल आ गया, नर्व से ध्यान रखिएगा, न्यूरल और नर्व से ध्यान रखिएगा कि अंदरूनी भाग में हमारा ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ये हमारे कान के अंदरूनी भाग में होता है, एक होता है मिडल पार्ट, एक होता है आउटर पार्ट। तो अगर ये नर्व की बात आ गई, ठीक है, नर्व की नस की बात आ गई, ये नर्व क्या है, हमारे ब्रेन में जाती है, क्या संकेत देने के लिए कि जो हमने सुना है, क्या हमने सुना है उसका संकेत देने के लिए हमारे दिमाग में जाती है। किसके थ्रू जाती है, ऑडिटरी नर्व के द्वारा जाती है, जिस नर्व की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपसे इसी का ही डैमेज पूछा जा रहा है, तो इसका डैमेज आपको किस श्रेणी में रखता है। ठीक है, तो ये श्रेणी होती है आपकी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मतलब कि संवेदी तंत्रिका सुनवाई हानि। ऑल राइट फ्रेंड्स,
समझ गए। मिक्स्ड हियरिंग लॉस आप लोगों को पता ही है कि तीनों में से किसी भी भाग में आपके हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। कंडक्टिव हियरिंग लॉस मैंने आप लोगों को बताया था, बाहर और मिडल पार्ट, इन दोनों में से किसी भी भाग में हो सकता है। और सेंसरी हियरिंग लॉस में मैंने आपको बताया था सबसे अंदरूनी भाग में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हाउ विल टीचर ट्राई टू मेक टीचिंग सोशल स्टडीज़ इन द इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मैनर। देखिए जी, यहाँ पर तो सिर्फ सोशल स्टडीज़ की बात हो रही है, बट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप उन ऑप्शंस को किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी सब्जेक्ट आए, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात आए, अगर आपके सामने ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाला ही चूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी में देख लीजिए, शिक्षक शिक्षण को, सामाजिक अध्ययन को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने का प्रयास किस प्रकार करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन देख लीजिए, रुचिकर किस तरीके से बनाएंगे, इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाएंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन है बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड, जिसमें सुनाई भी दे और जिसमें दिखाई भी दे, ऐसे आप उपकरणों का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाय गिविंग होमवर्क, आप उन्हें होमवर्क देंगे। देखिए जी, होमवर्क के लिए तो हमारी गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है इन प्राइमरी क्लासेस, और जितने भी ऊपर की क्लासेस हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में आप 2 घंटे का काम, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का काम। ऐसे ही मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी कि किस तरीके से इनका होमवर्क जो शेड्यूल्ड है, पहले से ही जो रिटन है वो इनका लिखित है, ठीक है। तो अभी आपको ये फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि होमवर्क हमारे ज़्यादा पक्ष की बात नहीं करता है, बच्चे के पक्ष की बात नहीं करता है, ठीक है। बाय इलस्ट्रेटिंग आंसर, उत्तर की व्याख्या करके आप क्या कर लेंगे, इलस्ट्रेट क्यों करना चाहेंगे, आपको उसे इलस्ट्रेट नहीं करना है, आपको उसे समझाना है, आपको उसे अंडरस्टैंड करवाना है। ऑल राइट फ्रेंड्स। और बाय टेलिंग जोक्स, देखिए ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो 2 तो हमारे बिल्कुल ही कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन। अब हमारे ऑप्शन 2 बचते हैं, बाय इलस्ट्रेटिंग आंसर या फिर बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। अगर आपको कुछ भी समझाना है, किसी भी सब्जेक्ट में समझाना है, किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, और यही इसका सही आंसर होगा। हम किसी भी आंसर को समझा के या फिर हम उसको क्वेश्चन को समझा के एक मौखिक रूप से, वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बैठेगा जितना कि प्रभावशाली होगा किसी चीज़ को दिखाकर और उसको सुनाकर पढ़ाना। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आरटीई आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। फर्स्ट है राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, ठीक है। सेकंड है राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन एक्ट। देखिए, आप कंफ्यूज करने के लिए ना रिलेटेबल वर्ड्स दे देगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंपनसेटरी, प्रतिपूरक शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है जी। तो आरटीई की आपकी फुल फॉर्म जो होती है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाना। और किसी भी तरीके का कुछ भी लिखा हो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको वो टिक नहीं करके आना है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है। कंपलसरी, कंपनसेटरी, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे, कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स दे देंगे। सो डोंट बी कन्फ्यूज, अपना ओपन माइंडेड रहकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल राइट, अब देखिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। IEP इज प्लान फॉर टीचिंग स्पेशल चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। IEP की योजना किसके आधार पर विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई है। सबसे पहली बात तो आपको IEP का पता होना चाहिए कि IEP होता क्या है। देखिए, एक स्पेशल बच्चा है, मान लीजिए वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो या किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, हर एक स्पेशल बच्चे के लिए क्या बनता है, IEP के तहत उसकी जो है स्टडीज चलती है। अब IEP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। क्या होती है फ्रेंड्स, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ऑल राइट, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिगत शिक्षा नीति, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें व्यक्तिगत जो शिक्षा नीति बनाते हैं, मतलब कि एक बच्चे का, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इंडिविजुअलाइज्ड, हर एक बच्चे का अपना ही क्या, एजुकेशन का क्या प्लान। ऑल राइट फ्रेंड्स, हर एक बच्चे का एजुकेशन का प्लान अलग से बनता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसके बेस पर यह बनाया जाता है,
ठीक है, किसके आधार पे ये बनाया जाता है, क्या आधार आप पहले रखेंगे कि उसके बाद, देखिए कुछ आधार होते हैं, आधार के बाद किसी के बेसिस पे आप ये आईईपी का अपना गोल्स लेते हैं कि हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे, हम बच्चे को ये कराएंगे, बट उसका कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, आईपी बाद में बनती है बट उससे पहले के कुछ प्रोसेस होते हैं, तो वही प्रोसेस आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ एक क्वेश्चन के साथ। अब आपको इस चीज़ से पता लग गया कि आईपी की फुल फॉर्म क्या हुई, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है आपसे, नेशनल असेसमेंट टूल फॉर एमआर के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन उपकरण का यूज़ करेंगे आप, मतलब कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या नहीं है उसको नापने के लिए हम एक उपकरण का यूज़ करेंगे। क्या आप कोई उपकरण का यूज़ करेंगे इसके लिए, फिर उसके बाद आप एजुकेशनल प्लान बनाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, यहाँ पे नल नहीं आना है, यहाँ पे एजुकेशन आना है। आप एक बच्चे को एक टाइम पे शिक्षा देके आप पता लगा लेंगे कि इसके गोल क्या होने चाहिए। इसके बाद टास्क एनालिसिस करेंगे फॉर ऑफ द डिफ़िकल्टी, मतलब कि आप कोई उससे टास्क करवाएंगे। ठीक है, टास्क करवाएंगे कोई डिफ़िकल्ट या फिर इजी, पहले इजी करवाएंगे, फिर मीडियम करवाएंगे, फिर डिफ़िकल्ट टास्क करवाएंगे, और उसके बाद उसको देखेंगे, उसके बाद उसको परखेंगे कि बच्चा कौन से लेवल पे है। ठीक है, कोई भी टास्क हो सकता है। इसके बाद एस्टैब्लिशिंग द करंट लेवल, वर्तमान स्तर की स्थापना। देखिए एस्टैब्लिशिंग द करंट लेवल, अब करंट लेवल की बात करी जाती है, और मैं आपसे हमेशा कहती हुई आई हूँ कि अगर बच्चे के लिए कुछ भी पहले से रचित किया जाता है, कुछ भी बनाया जाता है, कुछ भी प्लान किया जाता है, वो उसके करंट लेवल और उसकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। ठीक है, तो आंसर इज एस्टैब्लिशिंग द करंट लेवल, मतलब कि वर्तमान स्तर की स्थापना। ठीक है, के आधार पर हम क्या करेंगे, आईईपी का निर्माण करेंगे। ठीक है जी, उसका लेवल देखकर, करंट का लेवल देखकर हम एक आईपी का मतलब प्लान बनाएंगे कि अभी बच्चा इस लेवल पे है और आगे ये बच्चा ये चीज़ें करेगा। ये हमने शॉर्ट टर्म गोल लिए हैं, ये हमने लॉन्ग टर्म गोल लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद NCF 2005 says that children do not fail, they indicate the failure of the school. Yes, देखिए NCF मैंने बताया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक आया था 2005 में। वो कहता है कि स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप एग्री हैं, आप सहमत हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, ठीक है, या फिर डिसएग्री हैं, असहमत हैं, या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द 4 लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, आईडी वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। ठीक है, 4 लेवल कौन से होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, माइल्ड, मॉडरेट, हायर, सेरेब्रल पाल्सी। देखिए जी, ना मैंने हायर बताया आपको, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, एक टाइप है। ऑलराइट, MD का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक टाइप है सेरेब्रल पाल्सी। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके बाद है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। जी हाँ, ये है आपका सही आंसर। स्टिल हमें आगे के ऑप्शन देखने हैं, मिनिमल, मेडिवल, हायर एंड सुपीरियर। देखिए जी, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा था, मिनिमल, मॉडरेट, देन अगेन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये नहीं है आपका सही आंसर है। जो 4 स्तर होते हैं हमारे आईडी के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज़ के, ठीक है, क्या होते हैं, हल्के, मध्यम, गंभीर और गहरा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लुकिंग ग्रोन अप बट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड इज ट्रीटेड एज, बड़ा होना लेकिन एक बच्चे की तरह बर्ताव करना। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चा बड़ा तो हो गया है, ठीक है, शारीरिक रूप से बड़ा तो हो गया है, बट आज भी वो बर्ताव किसकी तरह कर रहा है, बच्चों की तरह कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे में कंडीशन क्या हो सकती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लोकोमोटर मैंने आप लोगों को बताया था जोड़ से संबंधित है। ठीक है, जोड़ों से संबंधित है। वो चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, हाथ से काम नहीं कर पाते, कूद नहीं पाते, खेल नहीं पाते। ये लोकोमोटर, हमारे जितने भी मोटर होते हैं ना, कंधे, हमारे जितने भी जोड़ हुए, ये सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद विजुअल डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर में क्या ये होता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो विकसित नहीं हो पाता उसकी एज के अकॉर्डिंग। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। दिमाग जो है वो सही काम करता है। हमें सिर्फ कहाँ पर दिक्कत होती है, जोड़ों में दिक्कत होती है, चलने फिरने, कूदने, बैठने में दिक्कत होती है। विजुअल डिसेबिलिटी में क्या ऐसा होता है कि बच्चा शारीरिक रूप से बड़ा हो जाता है कि पर दिमागी रूप से बड़ा नहीं होता, तो नहीं जी, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। हियरिंग डिसेबिलिटी में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बच्चा इतना ही मैच्योर होता है जो वो अपनी एज के हिसाब से
होना चाहिए। बाकी हाँ जी, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आपका सही आंसर है, मतलब कि बौद्धिक विकलांगता। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चा जो है शारीरिक रूप से बड़ा होता रहता है, बट उसके क्या है स्पीच डिले हो जाती है, या फिर उसको सीखने में कठिनाइयाँ होने के कारण उसकी क्या है लर्निंग भी, उसकी योग्यताएं भी क्या होती चली जाती हैं, डिले होती चली जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी एज के हिसाब से बर्ताव नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि काफ़ी अपनी एज के अकॉर्डिंग पीछे रहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद पुअर लैंग्वेज डेवलपमेंट लीड्स टू, देखिए कि गंभीर भाषा के विकास की ओर जाता है। गरीब, देखिए पुअर मतलब यहाँ पे खराब आना था, इन्होंने मतलब गलत ट्रांसलेट हो गया यहाँ पे। पुअर मतलब खराब भाषा के विकास की ओर जाता है। देखिए अगर आपकी लैंग्वेज खराब होगी, आपकी भाषा खराब होगी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये कहाँ तक लेके जा सकता है। क्या आपकी ये मेमोरी खराब कर सकता है, ठीक है, निर्धन स्मृति कर सकता है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन कर सकता है, लघु ध्यान अवधि कर सकता है, डिफ़िकल्ट इन कम्युनिकेशन कर सकता है, संचार में कठिनाई कर सकता है, या पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए इकोनॉमिक का तो, आर्थिक स्थिति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, तो आंसर आपका हो गया डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन। अगर आपको लैंग्वेज से सिर्फ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाषा से लेकर दिक्कत है आपको, तो आपको क्या होगा डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, मतलब कि लोगों से बातचीत करने में कठिनाइयाँ होने लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद करिकुलम अडेप्टेशन इज सेम फॉर ऑल डिसेबिलिटीज़। देखिए जी, हम लोगों ने बात की थी करिकुलम की, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी करिकुलम की, पाठ्यचर्या की। ठीक है फ्रेंड, अनुकूलन सभी विकलांगों के लिए समान है। देखिए जब एक नॉर्मल बच्चा ही दूसरे नॉर्मल बच्चे से समान नहीं हो सकता है, तो एक डिफरेंटली एबल बच्चा दूसरे डिफरेंटली एबल बच्चे से समान कैसे हो सकता है। तो अगर समान नहीं होगा तो क्या करिकुलम उनका सेम होगा, दोनों का करिकुलम सेम होगा, नहीं होगा। तो आंसर देख लीजिए आप, ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू या फॉल्स है, या नो सच रूल इज एज येट, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट दीजिए, सच्चाई भी नहीं है। अब मेरे को बताइए ये फॉल्स है या थोड़ा थोड़ा ट्रू है और पार्शली फॉल्स है, मतलब कि आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से गलत है। बताइए आप इसका आंसर। इसका आंसर है फॉल्स, बिल्कुल गलत है। हर बच्चे का, हर डिसेबल बच्चे का, हर डिसेबिलिटी का अपना एक अलग से करिकुलम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब मान लीजिए कोई HI बच्चा है, ठीक है, HI बच्चे के करिकुलम में है कि इसको साइन लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे का, अगर हम HI वाले बच्चे का करिकुलम अगर हम पाठ्यचर्या इसे भी देने लगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसे तो हम साइन लैंग्वेज सिखा के क्या करेंगे, ठीक है, या फिर VI वाले बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखा के क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी करिकुलम जो है इन लोगों का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द गेम दैट स्टिमुलेट द सेंस ऑफ साइट, कौन सा खेल है जो दृष्टि की भावना को उत्तेजित करता है, मतलब देखने के लिए उत्तेजना, और दृष्टि की योग्यता को भी बढ़ाता है। ऐसा कौन सा खेल है आपसे पूछा जा रहा है। खेल है बेसिकली, इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, बेसिकली आपकी साइट जो है वो एक तरीके से टेस्ट करी जा रही है, ठीक है, उसकी योग्यता देखी जा रही है, उसकी कैपेसिटी देखी जा रही है, योर अटेंशन, आपका अटेंशन देखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। अगर कोई बच्चा किसी की तरफ देख रहा है और आपने उसको एकदम से क्वेश्चन किया व्हाट डू यू सी, ऐसे करके क्या क्या देखा आपने, तो वो बताएगा आपको। ठीक है, इसके बाद सेकंड है क्विक चेंज, मतलब कि एक वो पिक्चर देख रहा है और उस पिक्चर को आपने बोला कि इसे ध्यान से देखो, इसके बारे में मैं पूछूंगी, इसे ध्यान से देखिए, इसको समझिए, और इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन पूछूंगी। एंड देन सडनली आफ्टर 5 सेकेंड यू चेंज योर पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर चेंज कर दी, जो भी है कंप्यूटर पे वो पिक्चर आपने चेंज कर दी। अब बच्चे का ध्यान इधर से सीधा इधर चला गया, ठीक है, उसका ध्यान क्या है, चेंज हो गया है। तो क्या करेगा वो, दृष्टि इस पे भी लगाएगा, और फिर उसने क्या इस पहली पिक्चर को अच्छे से देखा, और अगर अच्छे से देखा होगा तो उसके बारे में समझ लिया होगा। अगर दूसरी पिक्चर जब हम उसे दिखाते हैं तो उसे पहली पिक्चर का भी याद रहता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा गेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हुए। विंडो शॉपिंग,
देखिए विंडो शॉपिंग एक आजकल का ना ट्रेंड है, ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग की बात करता है, ठीक है। हम लगातार काफ़ी सारी चीज़ें देखते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है, देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कोई और कलर के पैटर्न्स आ रहे थे, अभी दूसरे कलर के पैटर्न आ गए, तो हमें क्या है, एक ही जगह पर एक ही साइट पे काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए मिल जाती हैं, देखने के लिए मिल जाती हैं। मार्केट में क्या चल रहा है वो भी देखने के लिए मिल जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, सारी ही चीज़ें आपकी दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कराइए, आपके लिए सारी ही बहुत बेहतरीन है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होलिस्टिक सेंस। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समग्र अर्थ है, अर्थ मतलब सेंस है, ठीक है। शायद हिंदी गलत हो गई हो, बस समझ जाइएगा कि सेंस, जो हमारी सेंस होती है ना, दृष्टि, संवाद, स्पर्श, गंध, ठीक है, ऐसी हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा सेंस है, ठीक है, जो जिसको हम समग्र कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं, होलिस्टिक है, अपने आप में ही पूर्ण है, मतलब वो ज़्यादा सभी सेंस से ज़्यादा काम करता है, ठीक है, सभी सेंस से ज़्यादा काम करता है। बताइए आप, स्मेल होगा, टच होगा, टेस्ट होगा, साइट होगा। देखिए आप इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका आंसर दे रही हूँ साइट, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस देख करके करते हैं, ठीक है। हर चीज़ को सूंघ तो नहीं सकते ना, ताजमहल को नहीं सूंघ सकते ना, ठीक है, इंडिया गेट को तो नहीं सूंघ सकते ना, बट अगर हम टीवी में बैठ के सिर्फ देख लें, अगर उसके बारे में सुन भी नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे हेडिंग आ रही है दिस इज़ इंडिया गेट, ये है इंडिया गेट है, तब भी हमें पता लग जाएगा। पूरे उसने हमारे क्या करा, सेंस का काम कर दिया, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद खाना देखकर पहचान जाना, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देख के पहचान लेना, अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काम कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइट मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक सेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को और कौन सा होलिस्टिक लग रहा है, संपूर्ण सेंस लग रहा है, कि वो सारे सेंसेस में सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। द नॉर्मल आइज आर नोन एज, सामान्य आँखों को के रूप में जाना जाता है। देखिए सामान्य आँखों को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? मायोपिक आइज, हाइरोपिक आइज, हाइरोपिक आँखें, इमेट्रोपिक आई, ठीक है। इसके बाद है प्रेसबायोपिक आई, ठीक है जी। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपको कोई कंडीशन नहीं है, आपको कोई वर्स्ट कंडीशन नहीं है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तो उस कंडीशन को कहा क्या जाता है, उस कंडीशन को कहा क्या जाता है? अब देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको विजुअल इम्पेयरमेंट वाली वीडियो में बताया था, मायोपिक भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें पास की दृष्टि खराब होती है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपर मायोपिया भी बताया था, ठीक है, हाइपरोपिया भी बताया था, मतलब कि इसमें क्या होता है, दूर की नज़रें खराब होती हैं, पास वाली चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। प्रेसबायोपिया भी बताया था, जिनके ऐसे चश्मे बने होते हैं, ठीक है, और ऐसे उनका कट सा लगा होता है, ये यहाँ से पास की चीज़ें साफ देख सकते हैं और ऊपर वाले ग्लास से दूर की चीज़ें देख सकते हैं। इट मीन्स इनको दोनों ही दृष्टियों में दिक्कत होती है, पास की भी इनकी ख़राब होती है, दूर की भी ख़राब होती है, पर जो करेक्ट है वो है इमेट्रोपिक आई, ठीक है जी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई ग्लासेस वियर नहीं करते, तो हमारी क्या आई है, इमेट्रोपिक आई, याद रखिएगा, ठीक है, इमेट्रोपिक आई। अगर आपको इसके बारे में पता भी ना हो ना, तो ऑलरेडी मैंने इन तीनों के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो मेक श्योर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ऑल राइट। इसके बाद करिकुलम मीन्स द, पाठ्यचर्या का अर्थ है। देखिए पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है, करिकुलम है क्या? देखिए मैम, मैं करिकुलम काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि करिकुलम है क्या। कंटेंट टॉट इन द क्लासरूम, कक्षा में पढ़ाए जाने वाली सामग्री, ठीक है, ऐसा कंटेंट जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, क्या वो है करिकुलम। एक्सपीरियंस, जो हम घर से ले रहे हैं, ठीक है, जो अनुभव हम घर से ले रहे हैं, क्या वो है पाठ्यचर्या, क्या वो है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इन हिज डे टू डे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में बच्चे के अनुभव की समग्रता। देखिए क्या करिकुलम हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में
टोटैलिटी मतलब कि अपने दैनिक जीवन में बच्चे के अनुभव की समग्रता, टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा आपके जो डे टू डे लाइफ में जितने भी आप एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ आपके करिकुलम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बोला जा रहा है ऑल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस डेलिबरेटली प्लान फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखिए, शैक्षिक उद्देश्य के लिए जानबूझकर योजनाबद्ध सभी सामग्री और अनुभव। देखिए, करिकुलम जो होता है वो योजनाबद्ध होता है, ठीक है, योजनाबद्ध होता है, जानबूझकर बनाया जाता है। उसमें जितने भी कंटेंट या फिर एक्सपीरियंस हम डालते हैं सारा किसके लिए डालते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए डालते हैं। और एजुकेशनल उसको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उसमें जितने भी सारे एक्सपीरियंस है वो सारे डाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करिकुलम समझ में आ गया, आगे चलते हैं। द नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन इज, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको फील्ड ऑफ विजन समझा देती हूँ कि क्या होती है। फील्ड को जब हम लोग नापते हैं तो क्या होती है फील्ड। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो आपको सीधा देखने के लिए बोला जाएगा, आपको स्ट्रेट देखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और फिर आप जितना भी देख पाते हैं, जितनी भी फील्ड आप कवर कर पाते हैं अपनी सीधी आँखों से, तो वो होती है आपकी फील्ड, जो आप फील्ड ऑफ विजन रखते हैं, जो आपकी फील्ड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इतनी फील्ड में आप देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहला ऑप्शन हुआ हमारा 360 डिग्री। क्या आप एक जगह पर खड़े खड़े, ठीक है, आप 360 डिग्री पूरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड है आपका 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप खड़े होइए सामने, क्या आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं? बताइए, 180 डिग्री तक देख सकते हैं? पीछे तक देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 120 पे भी नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, आपका जो नॉर्मल है वो है 90 डिग्री। आप जब सीधे खड़े होते हैं तो आप एक बार इधर आंख घुमाइए तो आप ये वाली फील्ड देख पाएंगे। ठीक है, आप इधर आंख घुमाएंगे तो आप ये वाली फील्ड देख पाएंगे, मतलब कि दोनों तरफ आप 90 डिग्री देख पाएंगे। इट मीन्स 90 डिग्री इन फ्रंट ऑफ द आइज़ आप देख पाएंगे। तो ये आपका नॉर्मल, तो ये आपकी नॉर्मल विजन फील्ड हुई। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल फील्ड हुई आपकी विजन की दृष्टि की सामान्य क्षेत्र हुआ ये। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।